चलिए सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए हम अपनी 12th क्लास की फर्स्ट बुक इंडियन सोसाइटी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड बुक से परस्यू करेंगे। इसके साथ ही अगर जब ये सेकंड बुक कंप्लीट होती है तो हमारी 11th की 2 बुक्स एंड 12th की 2 बुक्स हमारे नॉलेज के बेस के आधार पर कंप्लीट होंगी, जिसमें कि हमने एक एक टर्म, एक एक वर्ड बहुत ही प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ करके आपको करवाए हैं। ये 4 बुक्स ख़त्म हो जाने के साथ ही आपका यूपीएससी या इंडिया के किन्हीं भी स्टेट सिविल सर्विसेज लेवल एग्ज़ाम के लिए सोसाइटी का सेगमेंट कंप्लीट है, जो कि आपकी पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, आपकी इकोनॉमी और आपके एसे और एथिक्स सेक्शन, इन सबको मजबूत करता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो या फिर किसी भी तरह के कल्चरल एक्सचेंजेस की बात हो, कल्चर टू कल्चर प्रोग्राम की बात हो, हर जगह पर आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ हेल्प करती हैं। ये कंसेप्ट्स हेल्प करेंगे इनॉर्मसली एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए और फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने इसको कंप्लीट किया है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाएंगे। जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, आपका सोसाइटी सेगमेंट टिल डेट अपडेट अप्रोच से कंप्लीट है, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जीएस पेपर 1 फॉर द मेंस, जिसमें कि ज्योग्राफी है, जिसमें कि सोसाइटी है, जिसमें कि हिस्ट्री और हेरिटेज एंड कल्चर है। ये सेगमेंट आपका फुली कंप्लीट रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और हमारी सेकंड बुक का नेम है, 12th क्लास की बुक है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो पहला टॉपिक ही यहाँ पर देखिए, सोशल चेंज की बात की गई है और डेवलपमेंट की बात की गई है भारत के संदर्भ में। इसके तहत आता है पहला चैप्टर, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज। फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा कल्चरल चेंज। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल चेंज। इसी के कनेक्शन में ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा, दैट इज़ कल्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज को हम 2 मैनर में यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला हम इसे कॉलोनियल पीरियड के अंडर स्टडी करेंगे, फिर हम दूसरा इसको थोड़ा सा हिस्सा, हमारा आज का मेजर कंसर्न जो है, फोकस एरिया जो है, वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडियन इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, ये पढ़ना है। यही हमारा 90% जॉब है। हाँ, कुछ हिस्सा ऐसा भी है कि हम आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, दैट इज़ द इंडियन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के तहत किस तरह से स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ या क्या चेंजेस इंड्यूस किए गए, उसे भी पढ़ेंगे, ताकि एक हल्का सा कंपैरेटिव एनालिसिस हो। फोकस हमारा मेजॉरली कॉलोनियल पीरियड पर ही होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, आपको वो चीज़ें दोबारा से रिलेट होंगी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। शुरुआत करते हैं हम स्ट्रक्चरल चेंज को अंडरस्टैंड करने की। तो देखिए, जब भी आप आज के भारत की बात करते हैं, आज आपके सामने एक इकोनॉमी है, एक सोसाइटी है, एक पॉलिटी है और कई तरह के कल्चर्स हैं। ये है मौजूदा भारत। आज अगर आप देखते हैं तो एक रिलेशनशिप आपको नज़र आता है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और उस फैक्ट्री में वर्क कर रहे वर्कर्स के बीच में। सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ वर्किंग क्लास। ये एक संबंध है आज। इसी संबंध के, इसी रिलेशनशिप के बेसिस पर प्रोडक्शन चल रही है इंडिया में। क्लियर है कहानी? और ये रिलेशनशिप, ये प्रोडक्शन, ये वर्कर और ये इंडस्ट्रियलिस्ट एक्चुअली में काम कर रहे हैं एक तंत्र में है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का तंत्र। आई बात समझ में? ये जो स्ट्रक्चर है आज इंडिया की इस इकोनॉमी का, इसको बेहतर समझना है आपको, तो आपको पास्ट में जाना होगा। मौजूदा स्ट्रक्चर्स को जब समझना हो तो हमें पास्ट में जाना चाहिए। जब आप आज के समय में ये पढ़ते हैं कि भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारत लेकर के चलता है, इंग्लिश और हिंदी, और मेजॉरली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वर्क है वो इंग्लिश में होता है। ऐसे में आपके सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि भाई वो वर्ग कहाँ है जो कि क्षेत्रीय भाषाएं बोलता है, जो हिंदी बोलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो वर्ग कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये प्रश्न है आपके दिमाग में। तो समाज में उन इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच और उन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के बीच का जो संबंध है, इसके आधार पर मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके आधार पर होने वाला अपलिफ्टमेंट है किसी सोसाइटी का, या इसके बेस पर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल लेवल जॉब मार्केट में खुल रही हैं, ये समझने के लिए
आपको समझना पड़ेगा अपना पास्ट, ये ज़रूरी है। और ये जो आज की डेट में स्थापित हो रखा है समाज के अंदर कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर रहा है, वो बेटर रिसर्च फील्ड में जा रहा है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर है। वहीं समाज में दूसरा खुद को शायद डिसएडवांटेजेस पा ले क्योंकि वो इंग्लिश में उतना निपुण नहीं है। ये जो समाज का ताना बाना बना, ये स्ट्रक्चर, इसे समझने के लिए आपको पास्ट में जाना होगा। इस तरह से कई तरह के स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसके लिए हमें अपने पास्ट को पढ़ना होता है। और उसी पास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो हम एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया, इन दोनों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हमें उसमें ये अंतर रखना है, एंशिएंट और मिडेवल इंडिया जहाँ अपनी तरफ महत्वपूर्ण है, आज के मॉडर्न इंडिया में जो भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स का जो मेजर सोर्स है वो एंशिएंट मिडेवल की बजाय मॉडर्न इंडिया है। और मॉडर्न इंडिया का जब मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरे लिए शब्द यहाँ कॉलोनियलिज़म है, और कॉलोनियलिज़म जो कि बेस्ड था कैपिटलिज़म पर। कैपिटलिज़म एक ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधि हुई है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जिसने आवश्यकता पैदा कर दी कॉलोनियलिज़म की। तो उस कॉलोनियलिज़म के दौर में, उस मॉडर्न इंडिया के समय में जो चीज़ें विकसित हुई, शायद आज भारत उन्हीं से प्रभावित है। तो हमारा मेजर कंसर्न कॉलोनियलिस्ट फेज़ पर रहेगा। हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में, वी विल फोकस ऑन द मॉडर्न, एंड इनटू द मॉडर्न वी विल फोकस ऑन द कॉलोनियलिस्ट फेज़। हमें उसे समझना है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसके वजह आपको चीज़ें समझ आएंगी। हमने शुरुआत में ही यहाँ पर लिखा है कि दैट colonial experience is particularly significant for comprehending modern India। अगर आप आज के समय में भारत को समझना चाहते हैं, if you want to comprehend modern India, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कॉलोनियल पीरियड को समझें। वो अभी प्रूव हो जाएगा कैसे। तो मैंने जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, पहले मैं थोड़ा इन्हें पढ़ दूँ ताकि मैं आप जब एक्सप्लेन करने की तरफ बढ़ूँ तो ये आप जोड़ते चले जाओ। So, colonial experience is particularly significant for comprehending modern India. Many modern ideas and institutions reached India through colonialism, and exposure to such modern ideas was contradictory or paradoxical। मैं बताऊंगा कि ये किस तरह की contradiction और paradox की बात कर रहे हैं। इसको बंद कर दीजिए। आज के मॉडर्न इंडिया के साथ जो ये मॉडर्न वर्ड लगा है वो शायद उन आइडियाज़ और उन इंस्टीट्यूशंस की वजह से लगा है जो आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस भारत में पहुँचे हैं कॉलोनियलिज़म के साथ, यानी कि कॉलोनियलिज़म के आने के बाद, या कॉलोनियलिज़म को सर्व करने की वजह से, या कॉलोनियलिज़म को रिस्पॉन्स करने की वजह से वो आइडियाज़ और वो इंस्टीट्यूशंस भारत में आए। और उन्हीं आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस की वजह से भारत का वह समय एंशिएंट और मिडिएवल से अलग कहला के एक मॉडर्न इंडिया कहलाता है। और वही मॉडर्न इंडिया पर आज हम जिक्र कर रहे हैं कि उस मॉडर्न इंडिया का ये जो अलग अलग क्षेत्र का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस समय में विकसित हुआ और पिछले स्ट्रक्चर से उसमें क्या चेंजेस आए। तो वी विल डिस्कस अबाउट सच आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। बट अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि हमारा जब एक्सपोज़र हुआ कॉलोनियलिज़म के साथ, उस कॉलोनियल फेज़ के साथ जब हमारा तारुफ हुआ, हम इंट्रोड्यूस हुए, उसके साथ बातचीत हुई, हमारा मेल मिलाप हुआ उसके साथ, तो ये जो हमारा एक्सपोज़र हुआ उन आइडियाज़ और उन इंस्टीट्यूशंस के प्रति, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिव और पैराडॉक्सिकल एक्सपोज़र। वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस इन दिस चैप्टर। ओनली सच कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस आर इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? सवाल ये बनता है, सवाल ये है कि जब आप यूरोपियन कॉलोनियलिज़म से मिले, एक कॉलोनियलिस्ट से मिले, उससे बातचीत में आपको ये समझ में आया कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक थॉट ऑफ लिबरलिज़म है, एक फ्रीडम की बात है, इक्वलिटी है, सिविल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये एक चीज़ है। आपने ये चीज़ को एक्सपोज हुए, आपने उनसे ये चीज़ सीखी, समझी, तो फिर ये पैराडॉक्स तब नहीं है जब यही चीज़ आपके साथ भी प्रैक्टिस हो रही है। एक कॉलोनियलिस्ट है, वो आपके देश में आया,
और वो कॉलोनियलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके संपर्क में आने से, उसको एक्सपोज होने से आपने ये सीखा और जाना कि भाई जहाँ से वो आया है, दैट वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली ब्रिटेन में फ्रीडम दिया जाता है लोगों को, लिबर्टी है लोगों को, इक्वलिटी है लोगों में। आपने ये माना कि ये अच्छी बात है, तो ये एक आइडिया और ये एक इंस्टीट्यूशन आपको दिखा, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ लिबर्टी, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन मिला जैसे कि लेजिस्लेचर, दैट इज़ पार्लियामेंट, जिसके वाया आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो कराएंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शंस। तो बिल्कुल करेक्ट है ये, बट ये पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपोजर है हमारा, क्योंकि हमने ये देखा कि सेम ही पर्सन, सेम ही गवर्नमेंट दो कंट्रीज़ में है, ब्रिटेन में भी और भारत में भी, और इन्हीं पर्सन के द्वारा ब्रिटेन में इन आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस को चेरिश किया जा रहा है, बट ये सेम ही पर्सन इंडिया में ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंडिया में इनका रिलेशनशिप इंडियंस के साथ बहुत ही अलग है, ये उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और यहाँ का सारा धन ब्रिटेन के विकास के लिए ले जा रहे हैं। ये जो पैराडॉक्स एक्सपीरियंस आपका हुआ, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंस आपका हुआ, इसके तहत कुछ चीज़ों का निर्माण होगा। आप रिएक्शनरी होंगे, आप इसको रिएक्ट करेंगे, हो सकता है भारत में कई मूवमेंट्स खड़ी हो जाएं, आप प्रोटेस्ट करेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इनसे फिर एक भारत का जन्म होगा, एक मॉडर्न इंडिया का, और उसके तहत हो सकता है कि वही पर्सन, वो कॉलोनियलिस्ट और वो कॉलोनियलिज्म का फेज़ आपको ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करे गवर्नमेंट के अंदर, आपको ग्रेजुअली लिबर्टी दे, आपको ग्रेजुअली फ्रीडम प्रोवाइड करे, आपको ग्रेजुअली सिविल राइट्स प्रोवाइड करे, और इसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट के तहत हो सकता है आपको लंबे संघर्ष करने पड़े, और जिन संघर्षों में हो सकता है आप उसी कॉलोनियलिस्ट के द्वारा की जा रही और बहुत सी उन एक्सप्लॉयटेशंस को उजागर करें जो शायद उनके देश में नहीं होती पर आपके देश में होती हैं। तो एक तरफ मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं ये बताता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ, मैं इस चीज़ की तैयारी कराता हूँ, आप मुझसे तारुफ हैं, आप मुझसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो सेल्फ़ एक्सपीरियंस है मेरे साथ, वो बहुत पैराडॉक्सिकल है, वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अमूमन आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जैसा बताया गया था, जैसा वो बता भी रहे थे और जैसा सुना भी था या पढ़ा था उनके विषय में, मुलाकात इसके बड़ी अलग रही, बड़ा पैराडॉक्स रही, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी रही। तो अब आपका जो रवैया है उनके प्रति और अब आपकी जो भूमिका है वो उस कॉन्ट्राडिक्शन और उस पैराडॉक्स पे खड़ी है, और असल में अब जो ये है, अब यही है, यानी कि यही आप हैं और यही वो हैं, और आप दोनों का संबंध अब यही है, और उसी यही में हम जी रहे हैं, यही मॉडर्न इंडिया है। तो इसी यही को समझने के लिए हमें वह समझना होगा कि आपको एक्चुअली में कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ क्या, आपको एक्चुअली में पैराडॉक्स लगा क्या। तो उसी चक्कर में अपन आज को जन्म दे जाते हैं। ओके, तो ये है आज का मॉडर्न इंडिया, कई पैराडॉक्सेस और कई कॉन्ट्राडिक्शंस पर खड़ा है। जो पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंसेस और कॉन्ट्राडिक्शंस उसको ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से मिले, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर एक्सपीरियंस हुए, ऑब्ज़र्व हुए, हम उन्हीं की बात आज करने जा रहे हैं। दैट इज़ ऑल। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो मैनी मॉडर्न आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस reached India through colonialism, and exposure to such modern ideas was contradictory or paradoxical. Indians in the colonial period read about Western liberalism and freedom, yet they lived under a Western colonial rule that denied Indians liberty and freedom. It is contradictions of this kind that shaped many of the structural and cultural changes. Our social reform and nationalist movement, our laws, our political life and our constitution, our industry and agriculture, our cities and our villages have been shaped by our paradoxical experience with colonialism. This has had lasting implications for our specific experience
विद मॉडर्निटी। मॉडर्निटी के जो अनुभव शायद वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अलग रहे होंगे, शायद आप ही का कोई साथी वेस्ट में जन्मा, वेस्ट में ही है, वो जब मॉडर्निटी का नाम सुनता है तो शायद उसके सामने कुछ और दृश्य आते होंगे, जैसे उसके सामने बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर सिविक लाइफ, अच्छे सिविल राइट्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सैनिटेशन, अच्छी लिविंग कंडीशंस आती होंगी। वहीं शायद जब आप मॉडर्निटी का नाम सुनते होंगे तो आपके सामने आपके उद्योग धंधे बर्बाद होने का दृश्य आता होगा, आपके शहर उजड़ने का दृश्य आता होगा, भुखमरी याद आती होगी, गरीबी याद आती होगी, उत्पीड़न याद आता होगा, बंधुआ मजदूरी याद आती होगी, पलायन याद आता होगा, जंगलों का नुकसान याद आता होगा। तो दोनों के ही मॉडर्निटी को लेकर के एक्सपीरियंसेस अलग हैं और दोनों के इन एक्सपीरियंसेस के पीछे के कुछ कारण होंगे। एक को शायद उस मॉडर्निटी से कोई पैराडॉक्सिकल या कॉन्ट्राडिक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिले, लेकिन दूसरे को वही मॉडर्निटी पैराडॉक्सिकल और कॉन्ट्राडिक्टरी रिज़ल्ट्स की वजह से मिली है। तो उन पैराडॉक्सेस और उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को हम स्टडी करते हैं। सोसाइटी आपको इन्हीं पैराडॉक्सेस और कॉन्ट्राडिक्शंस को स्टडी करने में मदद करती है और इसलिए वो मॉडर्निटी आपके लिए अलग है और उनके लिए अलग है, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। तो वही यहाँ पर बताया कि हमारा जो सोशल रिफॉर्म सिस्टम रहा, हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट रही, हमारे कानून, हमारा राजनीतिक जीवन, हमारा संविधान, हमारी उद्योग धंधे, हमारी खेतीबाड़ी, हमारे शहर, हमारे गांव, ये सभी शेप हुए हैं हमारे पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंस से, जो कि हमें कॉलोनियलिज्म के साथ हुए। और ये हम पढ़ेंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। एग्जाम्पल है इंग्लिश लैंग्वेज की, हम इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। सो कॉलोनियलिज्म ब्रॉट इनटू बीइंग न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो कॉलोनियलिज्म इस तरह के नए नए चेंजेस लेकर के आया। जैसे उदाहरण के तौर पर सोसाइटी के ही कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं कि किन स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात आप कर रहे हैं। तो समझिए कि आपके कॉलोनियलिज्म के साथ एक्सपीरियंसेस हुए और उन एक्सपीरियंसेस के तहत आप ये मानने लगे कि भाई सिविल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हो सकता है कि यही चीज़ ब्रिटेन में तो फॉलो हो रही है बट आपके मुल्क में नहीं, वही ब्रिटिश रूलर नहीं करवा रहा, बट आप क्योंकि पढ़ लिख गए हैं और पढ़ लिख करके आपने क्योंकि ग्रंथ पढ़ लिए अपने, तो आप हो सकता है वुमेन के लिए वही स्टेटस मांगें जो शायद वेस्ट में वुमेन के लिए है। हो सकता है ब्रिटिशर्स रिलक्टेंट हों आपको इंडिया में वो स्टेटस वुमेन के लिए देने के लिए जो उन्होंने वेस्ट में अपनी वुमेन को दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पर लोगों को साथ जोड़ेंगे, आप अभियान चलाएंगे, तो आप एक रिफॉर्म मूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, आप एक नया भारत बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी वुमेन की अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट के लिए किए गए वो रिफॉर्म्स, आपके द्वारा प्रयास करने से सती प्रथा पर लगा वो प्रतिबंध, आपके द्वारा प्रयास करने से विधवा को पुनर्विवाह करने की वो अनुमति, आपके द्वारा प्रयास करने से बालिकाओं की विवाह की उम्र को बढ़ाना और बाल विवाह को रोकना, ये समाज में बड़े परिवर्तन लाता है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बड़े चेंजेस हैं ये। पहले सोसाइटी ऐसे नहीं थी, बट ये चेंजेस आपके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स की वजह से है, रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से हैं। और ये आपने जो रिफॉर्म मूवमेंट की है, उस रिफॉर्म मूवमेंट का आधार यही है कि आपको ब्रिटिशर पीरियड के अंदर इंग्लिश में एजुकेशन मिली और उस एजुकेशन के दम पर आप अपने ही ग्रंथों को पढ़ पाएँ जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट किए अंग्रेज़ों ने, आपके यहाँ की न्याय व्यवस्था को, धर्म को, सामाजिक व्यवस्था को बेहतर समझने के लिए, ताकि वो आपको बेहतर रूल कर पाएँ। तो आपके ब्रिटिश सोसाइटी और ब्रिटिश आइडियाज़ के साथ हुए इस इंट्रोडक्शन ने आपको उन रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए तैयार किया और उन रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से भारतीय समाज में यह बड़ा परिवर्तन आया। पर यह परिवर्तन लाने के लिए आपको बड़े रिफॉर्म्स करने पड़े, उसके लिए आपको ब्रिटिश सरकार को मजबूर करना पड़ा, मनाना पड़ा, भारतीय समाज से लड़ना पड़ा। जबकि वेस्ट में हो सकता है कि ये सब चीज़ें उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरुआती तौर में ही प्रदान कर दी गई हों उस सोसाइटी में लिबरलिज़म और फ्रीडम के थॉट के तहत जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई। तो आपके ये सारे के सारे पैराडॉक्सिकल और कॉन्ट्राडिक्टरी जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, इन्हीं से आज जो भारत में अधिकतर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक
एक ढांचा है वो विकसित हुआ है। इसी ढांचे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कोई ख़तरनाक चैप्टर ये नहीं है। ये समझें, इसके लिए कॉलोनियलिज़म समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज़म। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल, बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में कॉलोनियलिज़म क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। और यहाँ पर बताया गया है कि ये कॉलोनियलिस्ट रूलर जो हैं ये अलग हैं इनके पहले वाले रूलर से। तो ये कॉलोनियलिज़म बेस्ड है कैपिटलिज़म पे, तो इसके पहले के रूलर को हम प्री कैपिटलिस्ट कह रहे हैं। तो लिखा है कि प्री कैपिटलिस्ट कॉन्करर्स डिड नॉट इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक बेस ऑफ इंडिया। उन्होंने इकोनॉमिक बेस में इंटरफेयर नहीं किया, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बिल्कुल उलट, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम डायरेक्टली इंटरफेयर टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म। इन्होंने इंटरफेयर किया, पर्पज़ था ब्रिटिश कैपिटलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और बेनिफिट पहुंचाना। फिर कैपिटलिज्म शब्द के बारे में यहाँ लिखा है कि कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स विद इन अ मार्केट सिस्टम। उसके बाद लिखा है कि इफ़ कैपिटलिज्म बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, उस समय में अगर इकोनॉमिक सिस्टम में दबदबा कैपिटलिज्म का था तो पॉलिटिकल सिस्टम में दबदबा नेशन स्टेट का था। So if capitalism became the dominant economic system, nation states became the dominant political forum। फिर यहाँ से एक शब्द और आता है कि जब हम भारत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करेंगे तो बहुत से चेंजेस हैं, बट हमने केस स्टडी के लिए 2 चेंजेस उठाए हैं सिर्फ, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 2 चेंजेस को हमने पकड़ा। तो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, इस पे डिस्कशन करेंगे हम। इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में सिर्फ मशीन प्रोडक्शन नहीं थी, इससे ज़्यादा थी। वो लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट न्यू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन बट ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स इन सोसाइटी एंड न्यू सोशल रिलेशनशिप्स, दैट इज़ चेंजेस इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ तक बात करता है। इसके बाद एक जिक्र शहरों का आता है। Cities had a key role in the economic system of colonial empire। उस इतना बड़ा रोल था कि जिसके तहत सिटीज़ को क्या कहा जाता है? सिटीज़ आर द कंक्रीट एक्सप्रेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। आज उन शहरों को देख लीजिए, आपको ग्लोबल कैपिटलिज्म का दृश्य नज़र आ जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। और इसके बाद आती है कहानी द टी प्लांटेशन स्टोरी। जब हम ये सारा कवर कर लेंगे तो हमारा कॉलोनियल पीरियड के दौरान का कंसेप्ट क्लियर, फिर सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट रह जाएगा उसके बाद की कहानी। चलिए अब इसको हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये समझाना क्या चाहता है। देखिए, आज जब आप सड़कों पर जाते हैं या घरों में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्रेड ऑमलेट एक बड़ी आम चीज़ है, देखी होगी, बहुत सी रेडियों पे बिकता है। फिर आपने कटलेट सुने होंगे, शादियों में खाते भी हैं, सड़कों पर, रेलगाड़ी में नाश्ता आता है ब्रेड कटलेट, और कैंटीन में, हॉस्टलों में तो ये बहुत कॉमन रहता है। ब्रेड ऑमलेट तो एक आम डाइट ही बन चुकी है। फिर आपने देखा होगा जब हमें डिग्री मिलती है तो वो गाउन पहना जाता है, वो हैट पहनी जाती है। अमूमन शादियों में तैयार होने के लिए कोट के साथ टाई लगाई जाती है। बहुत सी स्कूल यूनिफॉर्म्स में टाई का कंसेप्ट रहता है। ये सब चीज़ें आपने देखी। एक्चुअली में ये और कुछ भी नहीं, ये वेस्टर्न इम्प्रेशन है हमारी लाइफ पर। उसके पहले ये चर्चाएं कहाँ थी? कहाँ सुने थे आपने कटलेट जब ब्रिटिशर्स नहीं थे? कहाँ सुने थे आपने ब्रेड ऑमलेट? बताइए मुझे, ये सब कहाँ था? ब्रेड कहाँ थी? रोटी सुनी होगी, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, ये सुना था। ब्रेड ऑमलेट वाली बात तो नहीं सुनी थी। उसके पहले कौन सी ही फ़ोटो में टाई लगी पाया किसी को? बताइए, कनिष्क ने लगाई है या किसने लगाई है? बताइए, अकबर ने कभी लगाई हो या किन्हीं भी राजपूतों ने? तो शायद आपने देखा भी होगा कि बहुत ही रेयर इंस्टांसेस हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू टाई लगाते हैं। वो हमेशा अपना बंद गला कोट पहनते थे, जिसे नेहरू कोट भी कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे एक समय के बाद, 1920s के बाद, जिन्ना पर्टिकुलरली सूट में नज़र आते थे, टाई में नज़र आते थे, वो प्रॉपर कोट पैंट में